Hello everyone, how are you all? Today I'm here with a new topic, menstrual cycle. Menstrual cycle is a very important topic and it's a scoring topic also. Okay, so let's start. Before we start, we need to understand what is menstrual cycle. Menstrual cycle, MC, periods, menstruation, bleeding, all terms. What they indicate? They indicate a series of cyclic changes that happen in a female. ठीक है? किस फीमेल में होती है? एवरी फीमेल हैज अ menstrual cycle? No. Menstrual cycle, it happens in the primates. Primates, primates are like monkey, ape, gorilla, chimpanzee, humans, baboons, etc. So all these are primates. They are basically mammals. Mammals are primates and non-primates. In non-primates होते हैं dogs, cats, sheep, cow. They are non-primates. Non-primates में menstrual cycle नहीं होता. They have a different cycle which is known as estrous cycle or oestrus cycle. Non-primates में I'm writing P. Estrous cycle or oostrous cycle. This cycle is quite different from the menstrual cycle. We are not going to discuss this in non-primates. Oostrous cycle नहीं बता रही हूँ अभी. Menstrual cycle बता रही हूँ. किसमें होता है? Primates में. Primates मतलब monkey में होता है, chimpanzee, gorilla, humans में. ठीक है? Female का एक cycle है. ठीक है? तो menstrual cycle क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, that we are going to study. ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टडी करने से पहले बेसिक चीजें जो हैं, 3-4 बेसिक चीजें हैं, दैट शुड बी क्लियर. जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं क्लियर होगा. अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, यू विल बी एबल टू क्रैक इट. ओके, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टडी करने से पहले दो चीजें मुझे बतानी है. एक तो ब्रीफ में ह्यूमन का, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा हार्मोन्स. कौन से हार्मोन्स हैं जिसके कारण ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है रेगुलेट होता है या कंट्रोल करते हैं? कौन हार्मोन्स है जो कंट्रोल करते हैं? सबसे पहले मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेसिक बताती हूँ कैसा होता है. लेट्स सी. दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ध्यान से देखो. दिस इज यूट्रस. यूट्रस इज अ इन्वर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर. ये यूट्रस है. ठीक है? यूट्रस अराउंड 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है. ठीक है? ये है हमारा ये वाला, यहां से लेके यहां तक ये है फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, मैं बाद में बताती हूँ. मेन पहले बेसिक स्ट्रक्चर्स बता रही हूँ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ये है ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज 1 एंड 2. ठीक है? ये है सर्विक्स. ठीक है? और ये है नीचे वजाइना. ठीक है? थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ. ये नेक्स्ट देखिए. दिस, ये क्लियर डिटेल्ड इसका डायग्राम है. ये वाला पहले स्टार्ट करती हूँ. मैंने ये बोला दिस स्टार्टिंग फ्रॉम, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, फिंगर, यहां से लेके यहां तक ये है फेलोपियन ट्यूब. ये फेलोपियन ट्यूब. दिस फेलोपियन ट्यूब हैज 3 पार्ट्स. पहला इनफंडिबुलम, ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से लेके यहां तक इज इनफंडिबुलम. दूसरा फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है एम्पुला. ठीक है? ये जो ब्रॉड है, थोड़ा सा ब्रॉड दिख रहा है एम्पुला. दिस इज सेकेंड पार्ट एम्पुला. थर्ड पार्ट इज इस्थमस. ये है आगे वाला पार्ट जो है इस्थमस है. इनको तीनों को पहले फेलोपियन ट्यूब के तीनों पार्ट्स को बहुत ध्यान से धीरे धीरे समझेंगे. इनफंडिबुलम के नीचे देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का काम क्या है? जब भी ये ओवरी एग रिलीज करेगी, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उस एग को पकड़ेंगी, ताकि वो एग को कहाँ उसको जाना है, अल्टीमेटली उसको फेलोपियन ट्यूब में जाना है. ठीक है? तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है. इनफंडिबुलम इज द फर्स्ट पार्ट विच हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है? सेकेंड पार्ट इज एम्पुला. इस डायग्राम में देखो, एम्पुला थोड़ा सा ब्रॉडर है, थोड़ा सा चौड़ा है. एम्पुला इज दैट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब जहां पे एग और स्पर्म जो है वो फ्यूज करते हैं. ठीक है? इसका मतलब है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है. एम्पुला इज दैट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब जहां पे एग और स्पर्म फ्यूज करते हैं, वेयर द फर्टिलाइजेशन अकर्स. ठीक है? दिस इज द सेकेंड पार्ट. अब बात ये है, एग तो बनाया ओवरी ने, ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में कैसे चला गया एग? ठीक है? अब कैसे जाएगा देखो. इस पूरी फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्मॉल 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 सीलिया प्रेजेंट होते हैं. ठीक है? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं. इस साइड पे भी, इस साइड पे बहुत सारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो मूव करती रहती हैं. ठीक है? इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ने जब एग को पकड़ा,
सीलिया मूव करना शुरू हुआ और उसने मूव करके इसको एग को इन्फंडिबुलम के आगे भेजा और ये एम्पुला में पहुंच गया। देन द एग विल रीच एम्पुला, अगर वहां पे स्पर्म मिला तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज इस्थमस। इस्थमस एक डक्ट लाइक पार्ट है जो आगे जाके ये यूट्रस में खुलता है। अब यूट्रस के पार्ट्स क्या है, ये है यूट्रस, ये देखो ये सारा यूट्रस है। यूट्रस के पार्ट होते हैं फंडस, बॉडी और सर्विक्स। ये तीन चीजें यूट्रस को बनाती हैं। ऊपर वाला जो डोम शेप्ड पार्ट है, डोम मतलब ऐसा है ना, डोम शेप जो पार्ट है उस डोम शेप पार्ट को हम बोलते हैं यूट्राइन फंडस या फंडस, ठीक है। फंडस इज द डोम शेप पार्ट। और याद रखना जब भी जो इम्प्लांट होना होता है एम्ब्रियो का, दैट इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस इन द फंडस, ठीक है। जो एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो कब बनता है, जब एग और स्पर्म फ्यूज करता है, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो यहाँ पे आके ट्रेवल करता है और यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाता है फंडस में, ठीक है। दूसरा इसका ये हॉलो कैविटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडस। ये पूरा फंडस है और ये फंडस इट एंड्स इन अ ट्यूब विच इज कॉल्ड सर्विक्स, ठीक है। तो यूट्रस के कौन से पार्ट हो, पहले फेलोपियन ट्यूब के कौन से दो पार्ट थे, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इसमें एम्पुला को याद रखना, एम्पुला में से क्वेश्चन आता है विच पार्ट, किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला में। यूट्रस के कितने पार्ट है, तीन, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स ये ओपनिंग है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। फंडस में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है वेजाइना। वेजाइना अगेन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका लेंथ अराउंड 7 सेंटीमीटर तक होता है। ये एक ऐसी ट्यूब है या एक ऐसी डक्ट है जो हमारे अंदर वाले पार्ट को बाहर की बॉडी के साथ कनेक्ट करती है, मीन्स इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कनेक्ट करती है आउटसाइड के साथ। सो वेजाइना इज दैट ट्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूट्रस। अब यूट्रस में जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैस्चुरेशन साइकिल में होती है उसको स्टडी करने के लिए इनकी वॉल्स पता होना चाहिए। यूट्रस की 3 वॉल्स होती हैं। सबसे बाहर वाली वॉल को बोलते हैं पेरीमीट्रियम। पेरी का मतलब है जो किसी चीज को सराउंड करे, पेरी मीन्स सराउंडिंग समथिंग। तो यूट्रस के जो बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरीमीट्रियम। ये बाहर वाली वॉल, इसको हम बोलेंगे पेरीमीट्रियम। मिडल वाली वॉल को हम बोलते हैं मायोमीट्रियम। पेरी मैंने बता दिया, पेरी टर्म इज फ्रॉम द आउटसाइड, जो उसको पूरे यूट्रस को बाहर से कवर करके रखती है। मायोमीट्रियम, मायो का मतलब है जो मसल्स की बनी होती है। द मिडल लेयर, ये वाली जो लेयर है यूट्रस की, दिस इज मेड अप ऑफ मसल्स। ये वाली मसल्स की बनी होती है मायोमीट्रियम। जब पीरियड्स आते हैं तो हमें बहुत पेन होती है, क्रैम्प्स आते हैं। वो क्रैम्प्स क्यों आते हैं, ये वाला जब मायोमीट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है, अभी मैं बताऊंगी क्यों कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। ये मायोमीट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। द इंटरनल लेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट तो सारी हैं, द इंटरनल लेयर ये जो है इसको बोलते हैं एंडोमीट्रियम। एंडो का मतलब जो अंदर की तरफ प्रेजेंट हो, ठीक है। तो एंडोमीट्रियम इज द इंटरनल लेयर। ध्यान से दोबारा सुनो, यूट्रस हैज 3 लेयर्स। द आउटर मोस्ट इज द पेरीमीट्रियम, the middle one is myometrium and the innermost is known as endometrium, ठीक है। ये जो एंडोमीट्रियम है, ये जो जब भी पीरियड्स होते हैं एंडोमीट्रियम शेड होना शुरू हो जाती है। ये शेड क्यों होती है अभी साइकिल में बताऊंगी। शेड मतलब ये टूटना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब ये वॉल टूटती है तो हमें पीरियड्स आते हैं क्योंकि ये बाहर निकलती है। और ये जो एंडोमेट्रियम है इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, बहुत सारा ब्लड इसको सप्लाई होता है। तो जब ये टूटती है तो ब्लड निकलता है, ब्लड फ्लो होता है जिसको हम मैस्चुरेशन या पीरियड्स बोलते हैं। उस ब्लड को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुम। उस ब्लड में क्या क्या होता है, उसमें जो हम जिसको डिस्चार्ज बोलते हैं जो निकलता है, दैट कंटेन्स ब्लड, दैट कंटेन एंडोमेट्रियम टिश्यू। जो एंडोमेट्रियम टूटा वो निकलता है, ब्लड निकलता है, प्लस म्यूकस निकलता है। ये सारी चीजें निकलती हैं जिसको हम बोलते हैं हमारे पीरियड्स हो या ब्लीडिंग, ठीक है। सो ये एंडोमेट्रियम के टूटने पे ही पीरियड्स आते हैं। और ये क्यों टूटती है हम अभी पढ़ेंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। पहले ये रिप्रोडक्टिव साइकिल समझ आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों लेयर्स, ठीक है। अब मैंने बताया आपको मायोमीट्रियम मिडल लेयर है विच इज मेड अप ऑफ मसल्स, और ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हमें मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं और पेन होती है पीरियड्स में। और ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करती है, कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करती है कि हमारे अंदर एंडोमेट्रियम टूट रहा है,
उस एंडोमेट्रियम को हमें बाहर निकालना है, हमें जो भी टूटा है, जो ब्लड निकला है, उसको बाहर की तरफ फेंकना है। तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करके सारा का सारा एंडोमेट्रियम जो भी है ब्लड है उसको बाहर की तरफ फ्लो कराते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, ठीक है। अब बात यह है कि वो पेन क्यों होता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पेन हमें क्यों फील होता है। बेसिकली क्या होता है, जब ये मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है, मैंने बताया कि एंडोमेट्रियम बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, तो ये कुछ ब्लड जो वेसल्स हैं वो प्रेस हो जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं उसकी वजह से, और उनके प्रेस होने की वजह से क्या है, एंडोमेट्रियम को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है। जब उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलता मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बिकॉज ऑक्सीजन गिव्स ब्लड। ऑक्सीजन नहीं मिलता, और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वो पेन का सेंसेशन फील होती है, ऐसे केमिकल सिक्रेट होने शुरू कर देते हैं कि जो गिव्स अस पेन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी सिक्रेट होते हैं, बहुत सारी चीजें सिक्रेशन होती हैं जिसकी वजह से वी फील द सेंसेशन ऑफ पेन, ठीक है। तो एक और बात भी बता देती हूँ अभी इसी के साथ ही, कि बोला जाता है व्हेनेवर पीरियड्स हैपन वी शुड टेक दैट हॉट ट्रीटमेंट, या हॉट वाटर बॉटल्स रखना चाहिए। क्यों बोलते हैं, ताकि जो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं थोड़ा रिलैक्स भी करें, ठीक है। तो उसके लिए वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज नॉट इन अ सिलेबस, इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग यू। सो ये 3 लेयर्स हैं यूट्रस की, तीनों का मैंने काम बता दिया। मायोमीट्रियम का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना, एंडोमीट्रियम टूटता है उसको बाहर निकालना, ठीक है। सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी हमने पढ़ लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहां पे हमने ओवरी देखी थी, ठीक है। अब हर ओवरी की शेप क्या होती है, ओवरी इज आमंड शेप, बादाम की शेप की तरह होती है, ठीक है। हर ओवरी के अंदर, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देती हूँ कि फीमेल्स के अंदर जब वो अपनी मदर के वूम में ही होती है तभी उनमें एग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, वो इमेच्योर एग्स होते हैं, ठीक है। और जब एक फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है, वो बर्थ के टाइम पे ही अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए स्टॉक लेके आती है एग्स का, मीन्स इट हैज मिलियंस ऑफ एग्स पर ओवरी, ठीक है। नियरली 20 मिलियन एग्स आर प्रेजेंट पर ओवरी, ठीक है। इतने सारे एग्स वो लेके आती है व्हेन द गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है। तो अब उन एग्स में क्या होता है, वो प्यूबर्टी तक, अब वो एग है क्या, इमेच्योर एग है, ठीक है। हम उसको एग नहीं बोलते एक्चुअली, बेसिकली क्या बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म में उसको बोलते हैं फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं, फॉलिकल्स या प्राइमरी फॉलिकल्स। मैं 1 डिग्री लिख रही हूँ, प्राइमरी फॉलिकल्स। ये प्राइमरी फॉलिकल्स, देयर आर मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स विच आर प्रेजेंट, मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स विच आर प्रेजेंट पर ओवरी। एक ओवरी में बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। अब हमें पहले समझना है प्राइमरी फॉलिकल है क्या। प्राइमरी फॉलिकल है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक मीन्स एक गोनी की तरह स्ट्रक्चर जिसके अंदर पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और उसके सेंटर में एक इमेच्योर एग प्रेजेंट है, इमेच्योर एग, जिसको हम बोलते हैं, इस इमेच्योर को एग को हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ठीक है। ध्यान से समझो, जब भी एक गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है उसकी हर ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। व्हाट आर प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स आर fluid filled structures which contain a immature egg inside it। इसका मतलब है मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स हैं पर ओवरी, इसका मतलब मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes हैं। प्राइमरी oocyte मतलब इमेच्योर एग्स है, ठीक है। तो बर्थ के टाइम पे मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes को लेके प्राइमरी फॉलिकल्स के साथ ओवरी होती है, ठीक है। उसके बाद प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते इनमें से बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। और बचते हैं कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स, कुछ में कितने, 60 टू 80,000 पर ओवरी, ठीक है। इतने प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं जब एक फीमेल चाइल्ड प्यूबर्टी पे पहुंचती है, ठीक है। अब प्राइमरी फॉलिकल टर्म क्लियर हुआ, आई होप इट्स क्लियर। तीनों यूट्रस की वॉल्स पता होनी चाहिए जो मैंने अभी बताई। प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, दोबारा बताती हूँ। हर ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल है क्या, प्राइमरी फॉलिकल एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक इमेच्योर एग है और एक बहुत सारा लिक्विड है, ठीक है। ये हुआ प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल बहुत सारे डीजनरेट हो जाते हैं और पुबर्टी पे ये 60 टू 80,000 रह जाते हैं पर ओवरी, ठीक है।
अब ये प्राइमरी फॉलिकल मेच्योर होते हैं. प्राइमरी फॉलिकल मेच्योर्स इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, secondary follicle matures into tertiary follicle, and tertiary follicle then finally matures into a Graafian follicle. अभी याद रखना ग्राफियन फॉलिकल क्या है अगर आपसे पूछे. ग्राफियन फॉलिकल इज अ मेच्योर्ड प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से टर्शरी बनेगा और टर्शरी से मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा. नाउ आई एम आस्किंग व्हाट इज ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल इज मेच्योर फॉलिकल. ठीक है. अब ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये लिक्विड है. ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अब जो ये प्राइमरी oocyte था ये भी मेच्योर हो जाता है, ये भी सेकेंडरी oocyte बन जाता है, ये भी एग बन जाता है. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, अगर ये एग रिलीज होना है तो ये पूरी स्ट्रक्चर बर्स्ट करती है. ठीक है. ये पूरी स्ट्रक्चर बर्स्ट कर जाती है और एग जो है इसके बाहर निकल जाता है और बाहर निकल के ओवरी से रिलीज होता है. फिर उसको कौन पकड़ेगा, फिम्बरी पकड़ेंगे. फिम्बरी क्या थे, इनफंडिबुलम का पार्ट. और पकड़ के कहाँ डाल देंगे, फेलोपियन ट्यूब में. और ये बचा खुचा जो बचेगा, अब एग निकल गया, ये खाली बचा, इस खाली बचे हुए को हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम. कॉर्पस लूटियम. इट्स अ फनी थिंग, मैं तो इसको याद करती थी, बेचारा लूट गया, उसका एग निकल गया. ठीक है. तो कॉर्पस लूटियम. कॉर्पस लूटियम क्या बचा, जब एक मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में से एग रिलीज हो गया, जब ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो गया, उसका एग रिलीज हो गया, जो बचा खुचा सामान बचा उसको बोला जाता है कॉर्पस लूटियम. ये प्लीज टर्म्स दिमाग में रखना, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा. पहले हमने पढ़ा प्राइमरी फॉलिकल क्या है. प्राइमरी फॉलिकल जब बच्चा पैदा होता है जो फॉलिकल्स लेके आता है वो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं. प्राइमरी कन्वर्ट होता है सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में, और टर्शरी जब पूरा फिली मैच्योर होता है उसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल. एक ग्राफियन फॉलिकल जब बर्स्ट होता है तो उसके अंदर से एग निकल जाता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन हो गई है, और जो बचा खुचा बचता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम. ठीक है. ये खत्म हुआ. अब इसके बाद हमने पढ़ना है हॉर्मोन्स का रोल. ठीक है. अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं शुरू कर रही हूँ, अभी सिर्फ चीजें बता रही हूँ, ये चीजें बेसिक पता होनी चाहिए तभी साइकिल समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. ठीक है. अब है हॉर्मोन्स का रोल. एक सेकेंड, आई जस्ट नीड टू रब इट. हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स को भी समझो ध्यान से. दो तरह के हॉर्मोन्स होते हैं जो मेंस्ट्रुएशन में या मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं. एक होता है हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी और हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ओवरी या ओवरीज. ठीक है. पिट्यूटरी. पिट्यूटरी क्या है, देखो इसमें पिट्यूटरी वाले हॉर्मोन्स पहले बताती हूँ. हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस मैंने आपको एक वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ाया था. ठीक है. हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स. ठीक है. GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देते हैं कि भाई एक्टिवेट हो जाओ और हार्मोन्स प्रोड्यूस करो. और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है कौन से, FSH और LH. तो FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है. अब दोबारा, किसने सिक्रेट किए दोनों हार्मोन, ये सिक्रेट किए पिट्यूटरी ने. किसने सिक्रेट कराए, GnRH ने. GnRH बनाया किसने, हाइपोथैलेमस ने. ठीक है. हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीजिंग हार्मोन बनाया, पिट्यूटरी को एक्टिवेट किया, FSH और LH बने. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है. किस चीज के लिए स्टिमुलेट करता है, उनको ग्रो करने के लिए. जैसे बताया ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ग्राफियन फॉलिकल बनता है. FSH अगर हार्मोन बनेगा तो फॉलिकल्स जो है मेच्योर होंगे, फॉलिकल्स बढ़ेंगे. लुटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन, ये जो कॉर्पस लूटियम बचा खुचा बताया था ना, बचा खुचा, ये LH हार्मोन उस कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखता है. क्यों मेंटेन करता है वो भी बताऊंगी. वो कॉर्पस लूटियम को थोड़ी देर के लिए बचा के रखता है, उसके बाद वो भी डिजेनरेट हो जाता है, फिर बचता कुछ और है कॉर्पस एल्बिकन्स, वो नहीं बता रही अभी. तो ये लुटिनोजिंग हार्मोन क्या करता है, जो कॉर्पस लूटियम क्या है, जो बेचारा लूट गया था, जिसका एक निकल गया था, बाकी बचा खुचा सामान था, उसको मेंटेन करता है LH. और FSH क्या करता है, फॉलिकल्स को मेच्योर कराता है, ग्राफियन फॉलिकल्स बनाता है. ठीक है. ये दोनों हार्मोन्स दे आर सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है. उसके बाद आता है ओवरीज भी हमारी दो हार्मोन सिक्रेट करती, सॉरी दो हार्मोन सिक्रेट करती हैं जो मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करती हैं. एक का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम है प्रोजेस्ट्रॉन. प्रोजेस्ट्रॉन. ठीक है. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन.
एस्ट्रोजन क्या काम करता है? एस्ट्रोजन काम क्या करता है, ध्यान से सुनो। जो हमारी एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम मीन्स जो हमारी यूट्रस की सबसे अंदर वाली वॉल है जो टूटती है मैस्चुरेशन के टाइम पे, उसको, उसके सेल्स को डिवाइड करता है, मतलब उसको बढ़ाता है, उसको तोड़ता नहीं है, उसको और बढ़ाता है, मतलब उसको सेल्स को डिवाइड करवाता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? उस एंडोमेट्रियम को जो बनी है उसको मेंटेन करता है और थिक करता है। क्यों करता है? कि बाई चांस अगर एग जो है फ्यूज हो गया स्पर्म के साथ, एम्ब्रियो बन गया, उसको अटैच कराना है, ठीक है, फिर एंडोमेट्रियम निकलनी नहीं चाहिए बाहर, फिर मैस्चुरेशन नहीं होनी चाहिए, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, एंडोमेट्रियम टूट के नहीं गिरनी चाहिए। तो ये दोनों हार्मोन्स एंडोमेट्रियम को टूटने से बचाते हैं, ये याद रखना। एस्ट्रोजन will do the division of the cells in the endometrium and this will maintain the endometrium, ठीक है। तो ये दोनों hormones are secreted by the ovaries and these two hormones are secreted by the pituitary gland, ठीक है। pituitary gland brain में होता है, ठीक है। hormones clear हुए? उसके बाद आई होप इतना क्लियर हो गया। अब करते हैं menstrual cycle को स्टार्ट, ठीक है। menstrual cycle 4 फेजेस में होता है, 4 फेजेस होती हैं। फर्स्ट फेज को बोलते हैं menstrual फेज, जिसमें ब्लीडिंग होती है, ठीक है। सेकेंड फेज होती है प्रोलिफेरेटिव फेज, थर्ड होती है ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन, एंड लास्ट होती है लूटियल फेज, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे menstrual फेज। menstrual फेज जो होती है 5 दिन के लिए चलती है, ठीक है, और ये फर्स्ट डे से लेके नॉर्मली 5th डे तक चलती है। मतलब फर्स्ट डे मीन्स जब भी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, वो मंथ का कोई भी डे हो सकता है, दैट वी विल कंसिडर इज द फर्स्ट डे। सपोज कर लेते हैं 1 जून से स्टार्ट हुई, ठीक है, तो फर्स्ट से 5th तक जो फेज चलेगा दैट विल बी द menstrual फेज। इस फेज में होता क्या है? फर्स्ट थिंग याद रखना है, menstrual फेज में हमारे जो हॉर्मोन्स है एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्ट्रॉन है, वो दोनों का लेवल डिक्रीज हो जाता है। और याद करो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन करते क्या थे? एंडोमेट्रियम को बना के रखते थे। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब कम हो गया तो क्या होगा? एंडोमेट्रियम जो कि इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस की, वो टूटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और वो टूट के क्या हो जाएगी? बाहर निकलेगी। क्यों टूटे के बाहर निकलेगी? क्योंकि मायोमेट्रियम जो मिडल लेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट करके जो भी टूटा विद द ब्लड वो फ्लो आउट कर जाएगी, ठीक है। एंड ये प्रोसेस चलती है 1st to 5th डे तक। इट वेरीज, ये साइकिल वेरी करता है फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। पूरा साइकिल नॉर्मली 28 to 29 डेज का माना जाता है, बट इट वेरीज विद डिफरेंट पर्सन। तो ये जब होता है, ब्लीड होता है, दैट फेज इज नोन एज menstrual फेज। इस फेज में इस फेज को हम फ्यूनरल ऑफ द एग भी बोलते हैं। फ्यूनरल ऑफ द एग क्यों बोलते हैं? क्योंकि एग स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं कर पाया, एग जो है वो निकल गया, अनफर्टिलाइज्ड एग किसके साथ निकल गया? टूटी हुई एंडोमेट्रियम के साथ, ठीक है। वो फ्यूज नहीं कर पाया, एम्ब्रियो नहीं बना, तो वो बाहर की तरफ निकल गया, इसलिए इसको बोलते हैं फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। या इसको क्राइंग ऑफ द यूट्रस भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द menstrual phase, ठीक है। ये menstrual phase में याद रखना क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द लोअर लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम टूटती है और बाहर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। सेकेंड फेज इज नोन प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट करने से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा इजी करके लिखा है ताकि समझ में रहे। ये समझ में आ गया तो सब साइकिल समझ में आ जाएगा। अब देखो, प्रोलिफरेटिव फेज सेकेंड फेज होती है। फर्स्ट फेज में क्या था? प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हुआ था, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम ड्रॉप्ड ऑफ, बाहर निकल गई सारी, ठीक है। अब प्रोजेस्ट्रॉन इज, व्हेन द प्रोजेस्ट्रॉन इज लो, ठीक है, तो एक चीज जो मेन पॉइंट है वो याद रखना, प्रोजेस्ट्रॉन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एफएसएच एंड एलएच। इसका क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है? नेगेटिव फीडबैक मतलब अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाएगी। मतलब अगर प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ गया तो एफएसएच को कम कर देगा, या जब प्रोजेस्ट्रॉन कम है तो एफएसएच बढ़ जाएगा, मतलब उल्टे चलेंगे ये दोनों। अगर प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम था, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन? एफएसएच का लेवल विल राइज। एफएसएच क्या था? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब FSH will rise. Progesterone is low, FSH will rise.
सो व्हेन एफएसएच विल राइज, क्या करेगा, फॉलिकल्स मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और क्या बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। और मैंने क्या बोला था, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल विल रिलीज द एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है दैट इज रिलीज्ड बाय द, अगर मैंने नहीं बताया, भूल गई हूँ शायद, तो आप ये याद रख लो कि जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है दैट विल रिलीज एस्ट्रोजन, ठीक है। और एस्ट्रोजन जब बनेगा उसका काम क्या था, याद करो, सेल्स को डिवाइड करना। कौन से सेल्स को, एंडोमेट्रियम के सेल्स को, ठीक है। इसका मतलब एंडोमेट्रियम फिर से प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाएगी, बनना शुरू हो जाएगी, डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे उसके सेल्स। तो इसलिए इस फेज को हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। ध्यान से समझो, इधर मत देखो, सोचो क्या हुआ था। हुआ क्या था, प्रोजेस्टेरॉन लो था, प्रोजेस्टेरॉन लो होने की वजह से एफएसएच ने फायदा उठाया, एफएसएच बढ़ गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जहां पे बढ़ेगा तो वो ग्राफियन फॉलिकल, मेच्योर फॉलिकल्स को बनाएगा, बिकॉज वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। और जैसे ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल्स विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन बनेगा तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, एंडोमेट्रियम के सेल्स को डिवाइड या प्रोलिफरेट करना शुरू किया। दिस इज द सेकेंड फेज। और सेकेंड फेज चलती है फ्रॉम द 6th डे ऑफ द पीरियड टू द 13th डे, 13वें दिन तक चलती है, ठीक है। जैसे 1 to 5 जून जैसे मैंने बोला था, दैट वाज द मेंस्ट्रुअल और द ब्लीडिंग फेज। फिर 6th जून से लेके 13th जून तक जो चलती है प्रोलिफरेटिव फेज चलेगी। ये सब हो रहा है, एंडोमेट्रियम बननी शुरू हो रही है, ठीक है। नाउ 14th डे पे क्या होता है, 14th डे पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। 14th डे पे जो जो जैसे इस हिसाब से जो साइकिल चल रहा है, तो 14th जून को क्या होगा, 14 जून को होगी ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का क्या मतलब है, एग बाहर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। कहाँ से रिलीज हो जाएगा, मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल से। यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल मेच्योर हो गया था। अब क्या होगा, जब एस्ट्रोजन बढ़ा तो एस्ट्रोजन एक पॉजिटिव फीडबैक देता है टू एलएच। अब याद रखो, प्रोजेस्ट्रॉन नेगेटिव फीडबैक देता है, नेगेटिव फीडबैक टू एफएसएच एंड टू एलएच। मतलब प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ा तो एलएच और एफएसएच कम हो जाएंगे, और अगर वो कम हुआ तो वो दोनों बढ़ जाएंगे। एस्ट्रोजन बढ़ा तो एलएच भी बढ़ेगा, बिकॉज इट इज द पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो व्हेन एस्ट्रोजन, यहाँ पे हमने देखा था मैच्योर फॉलिकल ने एस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू किया था। अब एस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू किया, इसका मतलब एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ गया। एस्ट्रोजन बढ़ा तो उसने एलएच को भी बढ़ने दिया, एलएच भी बढ़ गया। तो जब लुटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ता है तो वो जो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल है वो बर्स्ट कर जाता है, ठीक है। वो बर्स्ट करता है तो उसमें से क्या निकलता है, मेच्योर एग निकलता है, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। और इस टाइम पे एग रिलीज होता है 14th डे। जब भी किसी के पीरियड स्टार्ट होते हैं उससे जो भी 14th डे होगा वहां से ओव्यूलेशन होती है। अगर उस टाइम पे स्पर्म मिल जाता है, मतलब अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, स्पर्म मिलता है और वो एग के साथ फ्यूज करता है तो प्रेगनेंसी होती है। फिर ये साइकिल स्टॉप हो जाता है, ये साइकिल आगे नहीं चलता, फिर वो प्रेगनेंसी वाला साइकिल चलता है, ठीक है। अगर स्पर्म नहीं मिलता है, आगे क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये सारा हो गया ओव्यूलेशन, ठीक है। क्लियर, पहला फेज मैस्चुरेशन ब्लीडिंग वाला, सेकंड प्रोलिफरेटिव, जिसमें प्रोलिफरेशन एंडोमेट्रियम की दोबारा से शुरू हो गई, जो शेड हुई थी एंडोमेट्रियम ब्लीडिंग के टाइम पे, मैस्चुरेशन के टाइम पे जो एंडोमेट्रियम टूट गई थी वो बननी शुरू हो गई प्रोलिफरेटिव में, क्यों, एस्ट्रोजन के बढ़ने के कारण, ठीक है। अब तीसरी फेज में क्या हुआ, एस्ट्रोजन बढ़ा, उसने एलएच को भी बढ़ा दिया, और सॉरी एलएच बढ़ा तो उसने ग्राफियन फॉलिकल को बर्स्ट किया, उसमें से एग रिलीज हो गया जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये इसको स्क्रीनशॉट लेके रखना। लास्ट फेज इज द लूटियल फेज, जो 15th डे से स्टार्ट होती है और टिल लास्ट डे तक 28th या 29th डे तक चलती है, ठीक है, लास्ट डे तक चलती है, लूटियल फेज बोलते हैं। लूटियल फेज क्यों बोलते हैं अभी बता, इसको बड़ा करेंगे, ठीक है। अभी देखो, अब मैंने क्या बोला कि जो वो है फॉलिकल है, मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल, वो बर्स्ट हो गया, एग उसमें से रिलीज हो गया। बाकी जो बचा कुचा उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम, ठीक है। अब कॉर्पस लूटियम जो है वो बन गया है। अब जब कॉर्पस लूटियम बना, ठीक है, उसको मेंटेन कौन करता है, एलएच, ठीक है। तो एलएच, इसका मतलब एलएच का सर्ज होता है, सर्ज का मतलब है एलएच जो है, ये यहाँ पे एलएच बढ़ रहा था ना, एस्ट्रोजन बढ़ा, एलएच भी बढ़ा। और इस फेज में एलएच सर्ज होता था, सर्ज मींस पीक पे होता है, एलएच बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। और एलएच बनने के कारण जो कॉर्पस लूटियम है वो जो बना हुआ है, कॉर्पस लूटियम हार्मोन सिक्रेट करता है प्रोजेस्ट्रॉन। अभी दो चीजें इसमें इम्पोर्टेंट बताई हैं। प्रोजेस्ट्रॉन किसने रिलीज किया, मैंने बोला था ना ओवरीज के द्वारा रिलीज होता है,
ओवरीज में कहाँ पे, ठीक है। तो कॉर्पस लूटियम जो बचा होता है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, और जो उससे पहले का मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल होता है वो एस्ट्रोजन रिलीज करता है। ये दिमाग में रखना, एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड बाय द ग्राफिन फॉलिकल, प्रोजेस्टेरॉन इज रिलीज्ड बाय द कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम बना है तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता जाएगा। अब बात क्या हुई प्रॉब्लम, प्रोजेस्टेरॉन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एफएसएच एंड एलएच। अब वो अपने को ही, जिसने उसको बनाने में हेल्प किया, एलएच नहीं किया ना, एलएच सर्ज हुआ, एलएच इंक्रीज हुआ, उसके कारण क्या हुआ, कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहा, प्रोजेस्टेरॉन बनना शुरू हुआ। प्रोजेस्टेरॉन ने अपने ही बनाने वाले को कम करना शुरू कर दिया, मतलब एलएच को, क्योंकि एलएच का नेगेटिव फीडबैक देता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जैसे बढ़ा उसने नेगेटिव फीडबैक दिया लुटेनाइजिंग हार्मोन को। तो लुटेनाइजिंग हार्मोन जो है फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। अब लुटेनाइजिंग हार्मोन कम होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, पूरा प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा जरा सोचो, ध्यान से सुनो। प्रोजेस्टेरॉन ने नेगेटिव फीडबैक दिया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम होना शुरू हो गया। कौन सा प्रोसेस कम होगा बोलो, प्रोसेस बंद हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का बनना ही बंद हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर कॉर्पस लूटियम ही नहीं रहेगा, एलएच वाज इन्वॉल्वड इन मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम ही नहीं रहा तो प्रोजेस्टेरॉन कहां से बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हुआ तो क्या हो जाएगा, फिर से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का काम था एंडोमेट्रियल वॉल को मेंटेन करके रखना, उसको बना के रखना, जो एस्ट्रोजन ने बनाई थी वो मेंटेन नहीं होगी, फिर से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज द साइकिल। एक टर्म आती है मेनोपॉज जो मुझे बतानी है। मेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉज होता है जब कोई फीमेल अराउंड 50 की एज में पहुंचती है तो उसमें ये पीरियड, ये साइकिल होना बंद हो जाता है। व्हाई, बिकॉज मैंने बताया था जब वो पैदा होती है मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स लेके आती है, प्यूबर्टी पे 60 to 80,000 बचते हैं, और मेनोपॉज के टाइम तक 50 साल की उम्र तक ये जो फॉलिकल्स हैं ये खत्म हो जाते हैं। जब ये फॉलिकल्स ही खत्म हो जाए, कोई ग्राफियन फॉलिकल नहीं, कोई एग नहीं, कोई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ नहीं, तो ये साइकिल ही स्टॉप हो जाता है बिकॉज ऑफ द एग्जॉशन, कि सब खत्म हो जाता है, जितने भी फॉलिकल्स थे दे हैव बीन यूज्ड अप। अब आप बोलोगे 60 to 80,000 फॉलिकल्स थे 50 साल के, और एक फॉलिकल ने एग देना है, ठीक है, हमेशा हर साइकिल में वन फॉलिकल विल रिलीज एग। तो इतने 60 to 80,000 कैसे खत्म हो जाते हैं, हर साइकिल में देर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन सर्टन फॉलिकल्स, बहुत सारे फॉलिकल्स नहीं, 8 6 7 8 फॉलिकल्स के बीच में कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन में सिर्फ एक फॉलिकल जो है वो मैच्योर बनता है, होता है और एग रिलीज करता है, बाकी के डीजनरेट हो जाते हैं। तो हर साइकिल में बहुत सारे फॉलिकल्स इस तरह से डीजनरेट होते जाते हैं। तो मेनोपॉज के टाइम पे फॉलिकल्स जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, इसलिए प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाता है। सो दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ध्यान से जो चीजें याद रखनी है दोबारा, मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। एंडोमेट्रियम टूटना शुरू हो जाती है, एंडोमेट्रियम बाहर निकल जाती है बिकॉज ऑफ द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फेज आ जाती है जिसमें प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। क्या है, प्रोजेस्टेरॉन जो है लेवल कम है, लेवल कम की वजह से वो दूसरा हार्मोन एफएसएच बढ़ता है, एफएसएच बढ़ेगा तो फॉलिकल्स मैच्योर होंगे, फॉलिकल्स मैच्योर होंगे तो वो ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, और ग्राफियन फॉलिकल सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा तो क्या होगा, सेल्स विल स्टार्ट फॉर्मिंग, न्यू नए सेल बनना शुरू हो जाएंगे, एंडोमेट्रियम बनना शुरू हो गई दोबारा से। फिर उसके बाद ओव्यूलेशन में क्या होगा, एस्ट्रोजन विल गिव द पॉजिटिव फीडबैक टू एलएच, एलएच का बड़ा, एलएच के बढ़ने के कारण क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है बर्स्ट होता है, एग रिलीज होता है, एग रिलीज होने को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। जो थर्ड फेज है, एग रिलीज हुआ, अगर स्पर्म के साथ कंबाइन हुआ, कहाँ पे कंबाइन हुआ याद करो, एम्पुला में, फेलोपियन ट्यूब की, पहुंचेगा कैसे, फिम्बरी और सीलिया की हेल्प से, ठीक है। तो वहां पे अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये साइकिल खत्म, बंद, मैस्चुरेशन बंद। अभी इसमें से एक क्वेश्चन मुझे याद आया, मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। मैस्चुरेशन बंद और ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर आगे क्या होगा, लूटियल फेज होगी जो 15 डेज से स्टार्ट होती है। कॉर्पस लूटियम जो बना था वो क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन नेगेटिव फीडबैक देता है एलएच, एलएच कम हुआ तो कॉर्पस लूटियम का जो मेंटेन करने वाला था वो ही खत्म हो गया, तो कॉर्पस लूटियम भी खत्म होना शुरू हो गया। कॉर्पस लूटियम खत्म हुआ तो प्रोजेस्ट्रॉन फिर से लो डाउन हो गया, फिर से अगर ये हार्मोन लो डाउन हो गया तो फिर से एंडोमेट्रियम टूट जाएगा। हाँ, अभी जो मैं बात कर रही थी क्वेश्चन की, पीरियड्स का नहीं आना, इज इट ऑलवेज रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी, आंसर यस और नो, सोच के बताओ। इट्स नो। कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस और बिकॉज ऑफ द बैड ईटिंग हैबिट्स पीरियड्स नहीं आते हैं, ये डिलेड पीरियड्स आते हैं।
दिस इज ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ द हॉर्मोन्स। ये सारे जो FSH बोल रही हूँ, LH बोल रही हूँ, एस्ट्रोजन बोल रही हूँ, प्रोजेस्टेरॉन बोल रही हूँ, इस सब का जो लेवल है ये गड़बड़ हो जाता है। उसकी वजह से प्रॉपर साइकिल नहीं हो पाता, प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं हो पाती, या ये पूरा साइकिल ही गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इट्स नॉट कि पीरियड्स आर नॉट कमिंग, इट्स नॉट 100% कि हमेशा प्रेगनेंसी के कारण पीरियड्स आर नॉट कमिंग, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंसेस विच आर रिलेटेड टू द स्ट्रेस और बैड ईटिंग हैबिट्स, periods can be missed out। ठीक है, so this is all about menstrual cycle। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। if you have any doubt, you can ask me the questions in the comment section। I will love to answer your questions, and if you have liked my video, please do comment and tell me that you have liked it, or if you want some new additions or new videos, please let me know, and please do like and share this video। Thank you so much for watching this। Have a nice day।